गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.4। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों संख्या पद्धति के कुछ प्रश्न हैं, उन्हें अपने को सॉल्व करना है। ओके, तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमने पहला ही प्रश्न लिख लिया है। पूछा गया है इस प्रश्न में कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो इस बात को आपको डिसाइड करने के लिए विद्यार्थियों कि कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो हमको 3 बातें याद रख लेनी चाहिए। यदि हम इन 3 बातों का अनुसरण कर लें विद्यार्थियों, तो हम बहुत ही जल्दी मतलब कम समय में विद्यार्थियों ये बता पाएंगे कि कौन सी संख्या परिमेय होगी और कौन सी संख्या अपरिमेय होगी। ओके, तो बात यह है विद्यार्थियों कि यदि हम एक अपरिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या से जोड़ें या घटाएं, तो सदैव हमारा जो परिणाम होगा वो अपरिमेय होगा। मैंने क्या कहा, यदि एक अपरिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या से क्या करें, जोड़ें या तो घटाएं, तो परिणाम सदैव कैसा होगा, अपरिमेय संख्या के रूप में मिलेगा। ओके, दूसरी लाइन आपको ये याद रखना है कि यदि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है और हम यदि गुणा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हों या भाग कर रहे हो, तब भी कंडीशन यही कहता है विद्यार्थियों कि हमें जो परिणाम मिलेगा वो अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, फिर हमारा तीसरा कंडीशन ये कहता है विद्यार्थियों, तीसरा रूल कहते हैं इसे, कि यदि एक परिमेय है और दूसरा अपरिमेय है, मतलब क्या, यदि 2 अपरिमेय संख्या की बात करें, यदि 2 अपरिमेय संख्याओं को आप जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या 2 अपरिमेय संख्या को लेकर के आप भाग की संक्रिया करते हैं, तो परिणाम में विद्यार्थियों परिमेय संख्या भी मिल सकता है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकता है। ये 3 बातें आपको याद रख लेनी है, जिसे मैं आपके लिए विद्यार्थियों यहाँ पर लिख भी दिया हूं। तो इसे आप अपनी कॉपी में जरूर मेंशन करें, जिससे आपका ये जो प्रश्न है वो बहुत ही सरलता से आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए अपन प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये 2 क्या है, एक परिमेय संख्या होगा, चूंकि हम इसे 2/1 लिख सकते हैं। तो एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। अपरिमेय क्यों, चूंकि यदि हम किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल लेते हैं विद्यार्थियों, तो वो क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या ही होता है। और यहाँ पर 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है और इसमें रूट लगा है, तो ये इसका क्या है, ये क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या का वर्गमूल कहलाएगा और ये एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का यदि हम घटावफल प्राप्त करें तो क्या होता है, हमारा नियम कहता है विद्यार्थियों कि संख्या जो परिणाम होगा वो अपरिमेय मिलेगा। तो यहाँ पर ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी विद्यार्थियों, 2 माइनस करनी 5, एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का जो घटावफल होगा वो अपरिमेय होगा। तो इस तरह से आप इसके बारे में बता देंगे। दूसरा सवाल है विद्यार्थियों, 3 प्लस करनी 23 कोष्टक के अंदर और माइनस का करनी 23। इसे आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो लिख देते हैं यहाँ। तो 3 प्लस करनी 23, अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बाहर अपन प्लस चिन्ह मान करके इसे सिंप्लीफाई करें कोष्टक को, और यहाँ पे ये आ जाएगा करनी 23। अब यहाँ पे ध्यान दे तो प्लस करनी 23 और ये माइनस का करनी 23 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो परिणाम हमें क्या मिलेगा विद्यार्थियों, 3। अब 3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 3/1 कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। जब ये परिमेय संख्या होगा विद्यार्थियों, ये परिमेय, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पर ध्यान दें तो 2 से ये 7 तो नहीं कटेगा, लेकिन करनी 7 से करनी 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मत काटिएगा। ठीक है, तो ये जो 2/7 मिल रहा है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हमारा ये संख्या भी क्या होगा, परिमेय होगा, क्योंकि इसी को जब सरल किए हैं विद्यार्थियों, सॉल्व किए हैं, तभी तो ये मिला है। तो जब इसका हल परिमेय हो सकता है तो ये संख्या स्वयं परिमेय क्यों नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि ये बराबर ये है, तो ये दोनों संख्याएं, मतलब ये संख्या क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये आपको लिख देना है। पूछा है सिर्फ विद्यार्थियों कि कौन कौन परिमेय हैं, तो अभी हमने क्या, पहला अपरिमेय, दूसरा परिमेय और तीसरा भी परिमेय संख्या प्राप्त कर लिए हैं। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ ऊपर देखिए विद्यार्थियों, तो एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, और ये जो करनी 2 है विद्यार्थियों, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
तो परिमेय और अपरिमेय का भागफल क्या होता है? अभी अभी आपने नियम में पढ़ा ना कि एक अपरिमेय संख्या का एक शून्येतर परिमेय संख्या का जो गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय ही होता है। तो यहाँ पे शून्येतर परिमेय है ये, और ये क्या है? एक अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का जो भागफल होगा वो सदैव क्या होगा? एक अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर ये संख्या हमारा क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, 1/2 एक अपरिमेय संख्या होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो यहाँ पे जो 2 है विद्यार्थियों, ये क्या है? एक परिमेय है, और जो पाई है इसके बारे में आप जानते हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का जो गुणनफल होगा वो भी क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। तो इसके बारे में अपन बता देंगे। ये क्या है विद्यार्थियों? अपरिमेय संख्या। ओके, क्या मेरी बात आपको समझ आती है? ठीक है, चलिए जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। ओके विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 1 को समझने के उपरांत अपन समझेंगे प्रश्न क्रमांक 2 को। यहाँ पे क्या कह रहा है विद्यार्थियों कि जो यहाँ पे व्यंजक दिए गए हैं उन व्यंजकों को सरल करके उसका सरलतम मान आपको प्राप्त करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो पहला व्यंजक है विद्यार्थियों, कोष्टक शुरू 3 प्लस करनी 3 कोष्टक बंद, फिर कोष्टक शुरू 2 प्लस करनी 2 कोष्टक बंद। मतलब क्या है? एक तरह से समझे कि इसमें जो है इसका हमें गुणा कर देना है। ठीक है, तो हम इसका गुणा डायरेक्ट भी कर सकते हैं विद्यार्थियों, लेकिन आइए इसे हम व्यवस्थित तरीके से करें। तो इसे हम समझते हैं क्या? गुणक। तो इसमें 2 पद है विद्यार्थियों, आप ध्यान दे तो करनी 2 और ये 2। तो हमें इसको जो है गुण्य को 2 बार लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 2 बार विद्यार्थियों। तो 3 प्लस करनी 3 इस तरह से लिख लें, और यहाँ पे एक बार और लिख लें तो 3 प्लस करनी 3। ठीक है, अब यहां से हमें इस 2 का इसमें गुणा करा देना है, और इसमें जो है प्लस करनी 2 का गुणा करा देना है, इस प्रकार से लिखकर। ठीक है, गुणा कराएं विद्यार्थियों तो 2 का 3 से गुणा हो जाएगा, लेकिन इसके पहले हमें चिन्हों का गुणा कराना होता है। तो इसका चिन्ह क्या है? प्लस है, और इसका चिन्ह प्लस है। तो प्लस प्लस प्लस, और बराबर के बाजू पे अपन प्लस नहीं लिखते विद्यार्थियों, तो 2/3 6 हो जाएगा। आगे तो प्लस प्लस प्लस, और इस 2 का गुणा इस करनी 3 से होगा, लेकिन ध्यान रखना होगा ये कितनी बार है? तो ये 1 बार है। तो करनी 3 का ये जो कितना कहें तो एक तरह से गुणांक, इसका गुणांक कितना है विद्यार्थियों? तो 1 है। इस 1 से इस 2 का गुणा करा देना है, ना कि इसका आप अंदर गुणा कराएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे 2 1 कम 2, और ये आ जाएगा कितना विद्यार्थियों? तो करनी 3। इस प्रकार से 2 का आपने इसमें गुणा करा लिया है। अब करेंगे करनी 2 का गुणा, तो प्लस प्लस प्लस, और करनी 2 का जब 3 से गुणा होगा तो इस 3 का इस करनी 2 के गुणांक से गुणा होगा, तो 3 1 कम 3, और ये आ जाएगा कितना? करनी 2। फिर प्लस 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 करेंगे, और करनी 2 का करनी 3 से गुणा करेंगे। तो अब देखिए जरा, तो यहाँ ये करनी चिन्ह के अंदर है 2, इधर करनी चिन्ह के अंदर है 3। ठीक है ना? तो अब इनका गुणा आपस में आप करा करके और इन दोनों को एक ब्रैकेट मतलब एक करनी चिन्ह के अंदर लिख लेंगे। तो 2/3 6, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप यदि ध्यान दें विद्यार्थियों, तो कोई भी पद ऐसा नहीं है जो कि सेम राशियां रखता हो, सेम संख्या रखती हो। क्योंकि आप देखें तो करनी 6 यहाँ 1 बार है, लेकिन कोई भी पद ऐसा नहीं है जो करनी 6 रख रहा हो। 2 करनी 3 है, तो यहाँ 2 करनी 3 कहीं नहीं है। 3 करनी 2 है, तो 3 करनी 2 नहीं है। कहने का मतलब ये कि सजाती राशियां ही आपस में जुड़ती घटती हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई राशि नहीं है जो एक जैसी हो। तो यही हमारा इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए चलते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है 3 प्लस करनी 3 में हमें 3 माइनस करनी 3 का क्या करा देना है? गुणा करा करके, और इसे हमें इसका सरलतम मान लिख देना है। लेकिन ध्यान दे विद्यार्थियों, यदि हम यहाँ पे डायरेक्ट गुणा ना भी कराएं तो हमें यहाँ पे सूत्र लगा सकते हैं। सूत्र में कैसे विद्यार्थियों? a प्लस बी और a माइनस बी, इस प्रकार से। यदि हम करनी 3 को b ले लें और 3 को क्या ले लें? a ले लें, तो यहाँ पे सूत्र लग रहा है। तो सूत्र क्या है उसे लिख देंगे। तो चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी का जो गुणनफल होता है विद्यार्थियों, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा। तो ये चीज हम कर लें यहाँ। तो a मान लिया गया क्या विद्यार्थियों? a
3 को ले लें और b किसको लेंगे, करणी 3 को। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर माइनस b मतलब करणी 3 है, तो यहाँ पे करणी 3 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, इस तरह से। तो 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। करणी 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चूंकि स्क्वायर से इसकी ब्रैकेट, इसका जो करणी है वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे तो प्लस माइनस माइनस और 9 में 3 घटा लेंगे विद्यार्थियों, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह से ये जो दूसरा व्यंजक है उसका जो सरलतम मान आ गया विद्यार्थियों, वो कितना आ गया, 6 है। ओके, चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। ओके विद्यार्थियों, अगले क्रम में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd नंबर। ओके, तो यहां पर हम देखें तो ये किस रूप में दिख रहा है विद्यार्थियों, करणी 5 प्लस करणी 2 का होल स्क्वायर है। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे विद्यार्थियों, चूंकि अपने को मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे हम लिख देंगे कि चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो इस सूत्र में ही हम क्या करेंगे, इसको इसके मानों को रख करके इसे सरल कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे आगे बढ़े विद्यार्थियों, तो करणी 5 प्लस करणी 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या, तो यहाँ पे a बराबर हम क्या ले लेंगे विद्यार्थियों, करणी 5। तो यहाँ पे आ जाए कितना, करणी 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मतलब तो करणी 5 ही है तो करणी 5 लिख लें, और b का मतलब विद्यार्थियों तो करणी 2, इस तरह से, प्लस यहां पर भी b स्क्वायर है तो b का मतलब क्या, करणी 2, तो करणी 2 का ये स्क्वायर लगा देंगे इस तरह से। ओके, इसको सॉल्व करें तो करणी 5 का 2 बार गुणा करेंगे विद्यार्थियों, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे करणी 5 और करणी 2 का गुणनफल कितना होगा, तो करणी 10 होगा, और ये 2 एक कम, इसके गुणांक से गुणा तो 2 एक कम 2, मतलब बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर वाली संख्या को गुणा करा लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एक कम इसके गुणांक से 2 एक कम 2, और करणी 5 और करणी 2 का गुणनफल कितना होगा विद्यार्थियों, तो करणी 10। फिर यहाँ पे आगे ध्यान दें तो करणी 2 का ये 2 बार गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़े तो 5 और ये 2 सजाती राशियां हैं तो जुड़ जाएंगी, तो 5 धन 2 बराबर 7, धन 2 करणी 10। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए विद्यार्थियों इसी क्रम में अपन कर लेते हैं चौथे नंबर को सॉल्व। तो करणी 5 माइनस करणी 2 ब्रैकेट के अंदर, और करणी 5 प्लस करणी 2 का जो गुणनफल है वो क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर यदि हम ध्यान दें विद्यार्थियों तो हम इसका डायरेक्ट गुणा करा करके भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन हमें यदि सूत्रविद से लाएं तो थोड़ा सा और इजी हो जाता है। तो यहां पे ध्यान दें तो a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में ये सवाल है, तो बस यही सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। तो a माइनस बी का गुणा यदि हम a प्लस बी से कराएं तो जो गुणनफल होता है विद्यार्थियों वो क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार सवाल लिख लेंगे, तो करणी 5 माइनस करणी 2, इस तरह से। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे रखना है हमको तो ये a की जगह पे रखेंगे क्या, करणी 5, ये माइनस, और b की जगह पे करणी 2, a की जगह पे करणी 5 प्लस b की जगह पे करणी 2, तो कुल मिला के वही सवाल आ जाएगा हमारा, बराबर a मतलब करणी 5 तो ये करणी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b मतलब करणी 2 तो ये करणी 2 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। तो करणी 5 के यदि 2 बार गुणा करें तो कितना आता है 5, और करणी 2 का यदि 2 बार गुणा करें तो कितना आएगा 2। इसको घटाएं तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में 2 घट जाएगा विद्यार्थियों, तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। कितना आएगा विद्यार्थियों 3, इस प्रकार से लिख दें। ओके, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस में मान आएगा। तो इस सवाल का जो हल है विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 का, वो कितना आ गया 3 आ गया, और इसका 3rd नंबर का आंसर कितना आया 7 प्लस 2 करणी 10। ओके, आशा करता हूं विद्यार्थियों कि आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, और इसे आप मेरे साथ अपनी कॉपी में नोट भी करते जाया करें। ठीक है, चलिए
विद्यार्थियों यहाँ पर हमने प्रश्न नंबर 3 को लिख लिया है। प्रश्न है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उस वृत्त का जो व्यास है मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। पाई बराबर अपन क्या देखते हैं, C/D के रूप में देखते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि पाई अपरिमेय है या परिमेय है। इस अंतर विरोध का आपको हल ढूंढना है विद्यार्थियों। ओके, तो यदि हम यहां से देखें विद्यार्थियों कि पाई बराबर क्या लिखा है, C/D। तो C हमारा क्या है विद्यार्थियों, परिधि है, और आप परिधि का सूत्र तो जानते हैं क्या, 2πr। और D क्या है, तो D डायामीटर है, मतलब व्यास है, और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो कितना होगा, 2r होगा। यदि हम यहां से सरल करें विद्यार्थियों तो 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो पाई बराबर कितना मिल जाता है, हमें पाई मिल जाता है। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा विद्यार्थियों इस प्रश्न के लिए कि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। स्मरण रहे कि जब किसी भी पैमाने से, स्केल से या अन्य युक्त से अपन लंबाई को मापते हैं, चूंकि परिधि क्या है, परिधि भी क्या है विद्यार्थियों, एक लंबाई है। डायामीटर क्या है, व्यास क्या है, तो ये भी एक लंबाई है। तो जब किसी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्त से अपन लंबाई को मापते हैं, तब आपको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, मतलब उस अपरिमेय संख्या का एक निकटतम परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः आप यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि जो परिधि है या कि जो व्यास है वो अपरिमेय है। ठीक है, जैसे कि विद्यार्थियों अपन यहाँ पे चीजों को सरल करने के लिए पाई का जो मान लिखते हैं विद्यार्थियों वो 22/7 लिखते हैं, जबकि पाई का ये जो मान है विद्यार्थियों 22/7 ये किसी भी दशा में नहीं है। ये क्या है, तो पाई का जो मान है विद्यार्थियों, पाई का जो मान है उसका ये सरलतम मतलब नहीं, सन्निकट, पाई का जो मान होता है विद्यार्थियों गणितीय वैल्यू, उसका ये सन्निकट क्या है, परिमेय मान है। समझ रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है कि इसका परिमेय और अपरिमेय के बीच में कोई अंतर विरोध नहीं है। वास्तव में पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चीजों को आसान बनाने के लिए, चीजों को सरलता पूर्वक हम समझने के लिए क्या करते हैं, हम पाई का जो मान है या तो ये कहें कि C और जो D का मान है उसका जो अनुपात है उसे हम उस अपरिमेय संख्या के निकटतम परिमेय संख्याओं को ले लेते हैं और हम चीजों को सरल कर लेते हैं, सरलता पूर्वक समझते हैं। ओके, चलिए, आशा करता हूं विद्यार्थियों मेरे द्वारा बताई गई चीजें आपको इस प्रश्न के लिए जरूर उपयुक्त लगी होंगी। आपको आंसर ये लिख देना है। ओके।